कहाँ रखा होगा हिटलर लाला ने अपना लैपटॉप। और वो इनके कमरे में आना भी शेर के पिंजरे में हाथ हाथ नहीं बल्कि खोपड़ी घुसाने के मुतरादिफ है। वो चुपके से धीरे धीरे कदम रखती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कमरा मुकम्मल नीम तारीकी में डूबा हुआ था और बाथरूम से शावर की आवाज़ आ रही थी। शानज़े का हिटलर लाला इस वक्त नहा रहा था। इसने ये मौका गनीमत जाना और गहरी गहरी सांस लेती आसपास देखने लगी। सामने तो कहीं भी इसे लैपटॉप दिखाई नहीं दे रहा था। हिटलर लाला तो यहाँ टेबल पर बैठकर ही अपने लैपटॉप पर अपनी पत्थर जैसी उंगलियां घुमाते हैं, लेकिन यहाँ तो लैपटॉप मौजूद ही नहीं है। और जैसे ही आगे बढ़ी तो अचानक इसका पाँव फर्श पर बिछी हुई कालीन से अटका था। वो सीधी जाकर ड्रेसिंग टेबल के पास गिरी थी और एक परफ्यूम ज़मीन बोस हो चुका था। टूटने से तो बच चुका था, लेकिन शोर की आवाज़ सुनकर शावर बंद हुआ था। गंभीर आवाज़ गूंजी थी, कौन है बाहर? शानज़े के तो पसीने छूटे थे। पूरा वजूद ही काँप कर रह गया था। पहले तो कहने लगी थी कि जी लाला मैं हूँ, लेकिन अगले ही पल अपने मुंह पर हाथ रखकर फिर बिल्ली की आवाज़ निकालने लगी। कुछ देर बाथरूम में खामोशी रही और एक बार फिर शावर खुल चुका था। शानज़े ने सुकून का सांस लिया और फिर लैपटॉप ढूंढने लगी। तभी कुछ सोचते हुए इसने जैसे ही कंफर्टर को हटाया तो कंफर्टर के नीचे लैपटॉप पड़ा हुआ था। शायद लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए इसके हिटलर लाला ने वहीं पर रख दिया था। इसने खुशी खुशी जैसे लैपटॉप की तरफ हाथ बढ़ाया कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसकी तो सांस सीने में ही अटक चुका था। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, वो यही कहती हुई फौरन जब कहीं और छुपने की जगह ना मिली तो कंफर्टर में ही छुप चुकी थी। हिटलर लाला वॉशरूम से बाहर आ चुका था। कमरे में सब कुछ वैसे का वैसा ही था। इसने एक नज़र अपने कमरे पर दौड़ाई और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया और बेड पर दूसरी जानिब रुख किए कंफर्टर से थोड़ा सा मुंह निकालकर दीवार की तरफ देख रही थी। पूरा वजूद कांप रहा था कि अब क्या होगा। अगर हिटलर ने इसे देख लिया वो तो इसकी जान ही ले लेगा। वो तो अपने कमरे में मुलाजमों को भी दाखिल नहीं होने देता था। इसे पसंद ही नहीं था कि कोई इसकी चीज़ों में छेड़खानी करे, और वो तो इसके बिस्तर पर लेटी हुई थी जहाँ वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। वहीं दूसरी जानिब दीवार पर भी एक आईना नस्ब था जिसमें बाथ टॉवल में लिपटा हुआ रमेश शानज़े को दिखाई दे रहा था कि तभी रमेश ने अपने वजूद पर मौजूद बाथ टॉवल को खोल दिया। वो एक जानिब था और जैसे ही बगैर किसी पर्दे के रमेश का वजूद शानज़े के सामने आया, इसके मुंह से तो हल्की सी चीख निकली थी। जल्दी से कंफर्टर में इसने अपना आप छुपा लिया था। रमेश को भी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी। इसने फौरन पलट कर देखा। इसकी छठी हिस्स ने इसे इशारा तो दे दिया था कि कमरे में कोई मौजूद है या फिर कमरे के बाहर। इसने जल्दी से कपड़े पहने और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी तक इसका ध्यान बेड की तरफ नहीं गया था कि कंफर्टर में वो लड़की छुप कर लेटी हुई है। वो कुछ देर पहले ही ऑफिस से वापस आया था। फिर आकर बेड की दूसरी जानिब बैठ गया और अपना लैपटॉप उठाने के लिए जैसे ही इसने अपना हाथ कंफर्टर में डाला तो इसका हाथ सीधा जाकर शानज़े की कमर से लगा था। शानज़े तो करंट खाकर उठ बैठी थी। अभी भी वो कंफर्टर में ही थी। रमेश को लगा जैसे कोई चोर इसके कमरे में आ चुका है। इस इफ्तिदाद में इसका ध्यान ही नहीं रहा था कि शानज़े हो सकती है। अगले ही लम्हे इसने कंफर्टर में ही लिपटी हुई शानज़े को पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और अपनी टांग इसके ऊपर रखकर इसे बिल्कुल बेबस कर दिया ताकि वो अपनी जगह से हिल भी ना सके। और फिर जैसे ही इसके चेहरे से कंफर्टर हटाया तो सामने शानज़े को देखकर रमेश आग बगोला हो चुका था। कहने लगा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, वो भी मेरे बिस्तर पर? शानज़े तो तिलमिला चुकी थी। जैसे ही खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी, रमेश इसे मज़ीद मजबूती से पकड़ चुका था। कहने लगा, तुम ऐसे बाज नहीं आने वाली, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, वरना तुम यूं ही सर चढ़ती जाओगी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किस लिए आई थी मेरे कमरे में? डरते डरते वो कहने लगी कि वो मैं आपका लैपटॉप लेने आई थी। वो गुस्से से कहने लगा, अच्छा क्या करना है तुमने मेरे लैपटॉप पर? गेम्स खेलनी थी तुमने? पिछली बार भी तुमने मेरा लैपटॉप ख़राब कर दिया था। तुम्हारी वजह से मेरा इतना डेटा डिलीट हो गया। जानती हो मेरी कितनी मेहनत ज़ाया हो गई थी तुम्हारी वजह से। जहर लगती हो तुम मुझे, और अब फिर से वही बचकाना हरकत करने जा रही थी तुम। दुश्मनी क्या है आखिर तुम्हारी मुझसे? ये कहकर रमेश ने अपने होठ उसके कांपते हुए होठों पर, ये तो एक नंबर की डरपोक है, डरपोक। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ सायरा तुम जाओ,
ये बस बड़ी बड़ी बातें कर सकती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हीरा अपने बालों की लट को पेंसिल पर घुमाते हुए बोली। इस वक्त ये सभी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। हीरा के मुंह से ये सुनकर वो झट से दोनों हाथ टेबल पर रखकर खड़ी हुई। फिर घूर कर हीरा को देखकर कहने लगी, ये आपको हर बार ऐसा क्यों लगता है कि मुंह कुछ नहीं कर सकती? देखिएगा अभी मैं जाऊंगी और इस शख्स के साथ फ्लर्ट करके आऊंगी और देखिएगा हमारी इस बिरयानी का बिल वही अदा करेगा। हीरा अपनी यूनिवर्सिटी की सहेलियों के साथ बाहर लंच करने के लिए आई थी। चूँकि हीरा और शानसे एक साथ ही यूनिवर्सिटी से घर आया करती हैं, इसलिए मजबूरन इसे शानसे को भी अपने साथ ही लाना पड़ा था और वो अब इससे ऊँट पटांग से काम करवा रही थी। वो बस किसी भी तरह बिरयानी का बिल किसी और से अदा करवाना चाहती थी, क्योंकि इसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। हीरा की बातों में आकर शानसे मान तो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे अब इसके कदम सामने कुछ दूरी पर मौजूद टेबल पर बैठे हुए 40 साल शख्स पर जा रहे थे, इसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो इसे थप्पड़ ही ना मार जाए और जाकर इसके सामने खड़ी हो गई। वो शख्स जो इस वक्त अखबार में कुछ पढ़ रहा था, लड़की को अपने पास खड़े देखकर इसने एक नज़र इसे देखा, जो इस वक्त कॉलेज यूनिफॉर्म में बिल्कुल एक बच्ची सी लग रही थी। वो कहने लगा कि जी क्या बात है, तो फ़ौरन से शान से इसके सामने बैठ गई। फिर कहने लगी कि मैं आपसे कहीं पहले भी मिल चुकी हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना? वो शख्स घूर कर इसे देखने लगा था। फिर कहने लगा, क्या तुम मेरी बेटी की दोस्त हो? इसके मुंह से लफ्ज़ बेटी सुनकर शान से हड़बड़ा सी चुकी थी। फिर कहने लगी कि हाँ मैं आपकी बेटी की दोस्त हूँ। मैंने आपको आपकी बेटी के बर्थडे पार्टी में देखा था। जब से आपको देखा है मेरी नींदें उड़ चुकी हैं। आप नहीं जानते मैं आपको कितना पसंद करने लगी हूँ। आज आपको रेस्टोरेंट में देखा तो सोचा आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। क्या आप वाकई में मुझसे दोस्ती करेंगे? मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और ना ही आपकी बेटी को बताऊंगी कि आपका मेरे साथ अफेयर चल रहा है। शांति के मुंह में जो आया था वो एक ही सांस में बस बोले जा रही थी। बस किसी भी तरह वो आज का ये चैलेंज जीतना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले जो भी काम इसे हीरा ने करने के लिए कहे थे वो चाह कर भी नहीं कर पाई थी और हर बार चैलेंज आधे में ही छोड़ आया करती थी। वह शख्स घूर कर कुछ देर तक शांसे को देखता रहा, फिर कुछ दूरी पर मौजूद टेबल पर बैठी हुई लड़कियों को देखा जो इसकी तरफ देखकर हंस रही थी और आपस में हाई फाई कर रही थी। वो कहने लगा, तुम्हें इन लड़कियों ने भेजा है ना? शांसे कहने लगी कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो खुद ही आई हूँ आपको देखकर। वो शख्स मुस्कुराकर कहने लगा, मेरी शादी ही नहीं हुई कि मेरी बेटी कहाँ से आ गई? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। बस महंगे होटलों में आ जाती हो, फिर बिल देने को पैसे नहीं होते तो शरीफ और अमीर लड़कियों को फंसा कर इनसे पैसे बटोरती हो। इसके मुंह से लड़के का लफ्ज़ सुनकर शानज़ फ़ौरन कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, तौबा तौबा अंकल, खुद को लड़का तो ना कहें, आप तो खैर से पूरे मर्द हैं, बल्कि अब तो आपका बुढ़ापे की तरफ पहला कदम उठना शुरू हो चुका है। इस शख्स ने जब ये सुना तो पहले से भी ज़्यादा आग बगोला हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, शानसे ने ही झट से अपना बैग उठाया था और वहाँ से भागी थी और इसके पीछे बाकी लड़कियां भी भागी थीं, क्योंकि करीब था कि वो शख्स इन्हें धक्के मारकर इस रेस्टोरेंट से बाहर ही निकलवा देता। हीरा ने तो अपनी सहेलियों के सामने इसे कंधों पर बैग भी मारा था। कहने लगी कि तुम जैसी डफर से कुछ भी नहीं होता, इससे तो अच्छा था मैं खुद ही चली जाती। मुझे तो तुम्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। हर वक्त चमचे की तरह मेरे साथ चिपटी रहती हो। मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें मेरे साथ ही आना होता है। अब आ जाना पीछे टैक्सी में, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं लेकर जाने वाली। हीरा को शुरू से ही वह कोई ख़ास पसंद नहीं थी। वो अपनी सहेलियों के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर खुद तो जा चुकी थी और इसे वहीं छोड़कर आई थी। शांति की आंखों से तो आंसू निकल आए थे। वो आसपास सड़क पर देखने लगी, जहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ आ रही थी, लेकिन इसे तो पता भी नहीं था कि वह कैसे गाड़ी को रुकवाए। वो वहीं पर खड़ी इधर उधर देख रही थी जब एक गाड़ी आकर इसके पास रुकी और सहम कर बैग को सीने से लगाए जैसे ही पीछे हटी तो गाड़ी का शीशा नीचे हुआ था। सामने जो शख्स बैठा था इसे देखकर शांति का तो सांस ही अटका था। ये तो रमेश आफंदी था, जो इसे सर से लेकर पाँव तक देखकर कहने लगा, तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? ये जगह तो तुम्हारे कॉलेज से 20 मिनट दूर है। यहाँ क्या करने आई हो तुम? तुम्हारी छुट्टी को भी 1 घंटा हो चुका है, तुम घर नहीं गई? अच्छा, तो तुमने अब अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बगैर बताए घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। शान से जो पहले ही रो रही थी इसे सच बताना चाहती थी, लेकिन रमेश के मुंह से सुनकर वो तो नफ़ी में सर हिलाकर ही रह गई और इसे डांट कर ही कहने लगा कि बैठो गाड़ी में, बताता हूँ मैं तुम्हारी माता जी को कि ये सब कुछ करती फिर रही हो तुम। कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे पर नहीं निकल आए।
वो गाड़ी में बैठ तो चुकी थी और बस फूट फूट कर रोए जा रही थी। रमेश पूरे परिवार का बड़ा सपूत था और सभी छोटे कज़न इससे काफ़ी डरा करते थे। शानज़ इसके छोटे चचा की बेटी थी। चचा तो दूसरे मुल्क बिजनेस संभालने के नाम पर ऐसे गए थे कि वहाँ पर दूसरी शादी करके गोरी मैम के साथ अपना जीवन गुजार रहे थे। और पीछे बच्ची थी चच्ची पूजा जी और शानज़े। ये सभी इनके घर में मौजूद एक खस्ता हाल पोर्शन में रहते थे। बाकी के दोनों भाई हीरा के पिताजी नवीन साहब और रमेश के पिताजी ने तो अपना घर अच्छा खासा सेट कर लिया था, क्योंकि छोटे भाई ने वहाँ जाकर सारा बिजनेस खुद संभाल लिया था और वहीं शादी कर ली थी। इसमें से फूटी कौड़ी भी अपने दोनों भाइयों को नहीं दी थी। इसलिए इंसानियत के नाते दोनों भाई शान से और उसकी माता जी की ज़रूरतें तो पूरी कर रहे थे, लेकिन इस घर में एक जाने मौजूद वो हिस्सा जहाँ पर किसी ज़माने में इस सोच के 2 कमरे बनवाए गए थे कि यहाँ पर मुलाजमिन को रखा जाएगा, वो कमरे अब शानज़े और उसकी माता जी को दे दिए गए थे। रमेश शानज़े को लेकर जैसे ही घर पहुँचा तो लाउंज में आते ही इसने शोर मचा दिया था। पूजा जी, शानज़े की माता जी, जो इस वक्त किचन में बर्तन धो रही थी। रमेश ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, चच्ची कहाँ हैं आप? यहाँ आए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो दुपट्टे के कोने से हाथ पोंछती हुई जैसे बाहर आई तो रमेश गुस्से से कहने लगा, क्या ये तरबियत कर रही हैं आप अपनी बेटी की? चच्ची, ये मुझे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी मिली है। जानती हैं आप वहाँ से गुजरने वाले लोग इसे किन अखियों से देख रहे थे। पूछे इससे कि किसके साथ गई थी। अगर इसके साथ मुझे कोई और मिल जाता ना, और अगर वो लड़का होता तो मैं इसका बहुत बुरा हशर करता। इसे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। चचा खुद तो बाहर जाकर बैठ गए। अपनी औलाद को इनको कोई चिंता नहीं, लेकिन आप, कम से कम आप तो इसकी समझाएं। घर के बाकी फर्द भी वहीं पर आ चुके थे। जब हीरा के पिताजी नवीन साहब ने ये देखा तो वो भी गुस्से से पूजा जी पर ही चढ़ दौड़े थे। गुस्से से शानसे को बाजू से झंझोड़ कर कहने लगे, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लड़की कुछ मेरी बेटी हीरा से ही सीख लो। कितनी शरीफ और मासूम बच्ची है। कॉलेज जाती है और सीधा घर वापस आती है। अरे तुम हो हीरा, तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? हीरा जो सारा कांड करने की जिम्मेदार खुद थी, हड़बड़ाते हुए फौरन दुपट्टा सर पर ठीक करते हुए मासूम घुन्नी मीसनी बनकर बाहर आई और कहने लगी, पिताजी मैंने तो इसको कहा था कि चलो, लेकिन कहती है कि मैंने तो अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप स्टडी करनी है, मैं बाद में आ जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट चली जाएगी। शान से तो सुस्कियां भरकर रोई जा रही थी। डर और खौफ से इससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो बोलकर बताना चाहती थी, लेकिन हीरा तो साफ मुकर गई। पूजा जी इसे लेकर सीधा अपने कमरे में आई थी, जहाँ पर वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पूजा जी भी इसे डांटने लगी कि ये सब कुछ क्या है बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बड़ी मुश्किलों से तुम्हें कॉलेज पढ़ने की अनुमति दिलवाई है, पढ़ो और फिर वापस घर आओ। तुम रेस्टोरेंट क्यों गई थी? जानती तो वो उसके घर के लड़कों को इतनी आज़ादी हासिल नहीं है, लेकिन इस तरह तो वो अपनी माँ को बता दिया था कि हीरा खुद इसे लेकर गई थी और फिर इसे वहीं छोड़कर खुद चली आई। और इस खड़ूस रमेश को मैं सारे रास्ते बताना चाहती थी कि सच्चाई ये है, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो तो बस हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। पता नहीं किस जन्म का बदला लेते रहते हैं वो मुझसे। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बहुत गंदे हैं ये हिटलर लाला। ईश्वर करे भगवान इनको साला साल जुड़वा बच्चे दे, वो भी सभी इनकी नाक में दम करके रखें, बालों से इन्हें खींचें, मारें और ये अपने बच्चों के लिए घिन चक्कर बनकर रह जाएं। और साथ साथ अपनी चुटिया खोल रही थी और साथ साथ ये सब कुछ भी बोले जा रही थी। रमेश को भी इसके कम अकली पर शुरू से ही गुस्सा आता था। वो जानता था इस लड़की को अब तक समझाता आया था। हर बार हीरा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देती और इल्ज़ाम शानसे पर लगाती थी। खुद तो वो मासूम बनने की सही एक्टिंग करती, लेकिन शानसे के मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती कि रमेश का शक इसी पर चला जाता था। अगले 2 दिन तक हीरा से इसने कोई बात नहीं की थी। अपनी माँ के साथ घर के थोड़े काम काज कर दिया करती, गोया दोनों माँ बेटियाँ इस घर की मुलाजमा ही हों। इस घर की बाकी 2 बहनें समन और शांति ने कभी भी पूजा जी के साथ बैठकर प्रेम भरी बातें नहीं की थी। अगर कभी कामों से वक्त पर फारिग होकर पूजा जी के पास बैठ भी जाती तो वह इसके पति और इसकी दूसरी पत्नी की ही किस्से छेड़ देती और ऐसे ऐसे ताने कसती कि पूजा जी कमरे में आकर बस छुप छुप कर रोती ही रहती। हीरा ने भी दोबारा शानसे को इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि इसे फिलहाल कोई ऐसी शरारत सूझी नहीं थी। चंद रोज बाद हीरा के बॉयफ्रेंड ने पार्टी पर हीरा को बुलाया था। हीरा जाना चाहती थी। माता पिता के सामने इसने ये बहाना लगाया था कि परसों इसका टेस्ट है, जिसमें अगर इसने ख़राब नंबर लिए तो यूनिवर्सिटी से नाम खारिज हो जाएगा। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से इसे अनुमति मिली थी।
घर से तो आम लिबास पहनकर निकल चुकी थी, लेकिन अपनी एक फ्रेंड के घर जाकर वो खूब तैयार हुई थी। इंतहाई चुस्त लिबास पहना था, बाल खोले थे और मेकअप कर रखा था। स्लीवलेस फ्रॉक में वो इस वक्त बेतहाशा बोल्ड लग रही थी। जब शाम को वह इस पार्टी में अपनी एक सहेली के साथ पहुंची तो वहां पर इसका दोस्त भी मौजूद था और बाकी भी यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां मौजूद थे। सभी ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया था। जब रात हुई तो इसका बॉयफ्रेंड सभी दोस्तों को अपने घर के पिछले हिस्से ले आया था, जहाँ पर इसने मेनोशी का भी बंदोबस्त कर रखा था। ये देखकर हिरा ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो ये सब कुछ नहीं पिएगी, लेकिन फिर भी इसके बॉयफ्रेंड ने जूस में इसे थोड़ा बहुत नशा मिलाकर पिला दिया था, जिसके बाद बेबाक अंदाज में गानों पर हिरा ने डांस किया था। इसके कई दोस्तों ने वो वीडियोस भी बना ली थी। जब अगली सुबह हिरा होशो हवास में वापस आई तो इसके नंबर पर एक अनजान नंबर से मैसेज आए हुए थे, जो कह रहा था कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जल्द से जल्द भेजो वरना तुम्हारे परिवार वालों को भिजवा दूंगा। ये लड़का इसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जो इसकी वीडियो बनाकर इसे ब्लैकमेल कर रहा था। हिरा के तो चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। वो इस रोज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो वीडियो कैसे डिलीट करवाए। कहने लगी कि मेरे पास तो इस वक्त 5,000 रुपये भी मौजूद नहीं है, मैं 5 लाख कहाँ से लाऊं? वो शख्स शायद इसके परिवार वालों को भी जानता था। इसने हिरा को रमेश की ऑफिशियल ईमेल भेजी और कहने लगा कि ये तुम्हारे घर की इंतहाई सख्त कज़न रमेश का ईमेल है ना। अगर तुमने 5 लाख शाम तक मेरे अकाउंट में ना भेजे तो मैं इसे ईमेल पर तुम्हारी वीडियो भेज दूंगा, जिसमें तुम जिस अंदाज में परिवार की प्रतिष्ठा लूंद रही थी, सोच लो फिर तुम्हारा क्या हशर होगा। हीरा की तो जान लबों पर आई थी। 5 लाख रुपए तो इसे कहीं से भी नहीं मिल सकते थे। इसने अपनी माताजी के कमरे से भी पैसे चुराना चाहे, लेकिन वो सिर्फ 1 लाख तक ही जमा कर पाई थी। जब वो अपने शर्ट पर पूरी ना उतरी तो इस लड़के ने यह कहकर हीरा का नंबर ब्लॉक कर दिया कि ब्लॉक कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे कज़न की ईमेल पर वीडियो भेज दी है, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी हीरा, अब भुगतो इसका अंजाम। हीरा का तो सांस फूल चुका था। वो ईमेल रमेश के लैपटॉप में था और रमेश अपने कमरे में किसी को आने की अनुमति नहीं देता था। इसे एक बार फिर शान से याद आई थी। इतने रोज से वो इसी से बोल नहीं रही थी, लेकिन हीरा ने इस बार भी इसको बिल्ली का बकरा बनाया था। इसे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से कहने लगी, तुम तो मेरी छोटी बहन हो ना। अरे बहनों में ऐसा छोटा मोटा मजाक चलता रहता है। लेकिन शान से कहने लगी, नहीं, हर बार आप ऐसा करती हैं, मेरा इस्तेमाल ही करती हैं और मुझे छोड़ जाती हैं। अगर मुझे कोई उल्टे मवाली पकड़ कर ले जाते तो क्या होता? आपको ज़रा एहसास नहीं था मेरा? ये जो शुक्र है कि वो हिटलर लाला आ गए, वरना मेरा क्या बनता? हीरा पहले तो उसकी बातें बेदिली से सुनती रही, फिर कहने लगी, तुम हो ही मूर्ख, कहीं की डफर। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बुद्धिमान बनाऊँ। शायद तुम मेरी एक बात मानो और बदले में इनाम के तौर पर मैं तुम्हें अपना महंगा इम्पोर्टेड वाला मेकअप भी दे दूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरी शर्तों पर पूरी नहीं उतरती। मेकअप का नाम सुनकर शानसे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। इसे मेकअप करना, तैयार रहने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन जब मेकअप हीरा के पास था, इसके मामू इसके लिए ख़ास इंग्लैंड से भेजते थे। इस मेकअप को हीरा कभी इसे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। मेकअप का सुनकर एक बार फिर मासूम सी शान से इसके हाल जाल में फंस चुकी थी। कहने लगी, बताएं मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? एक तो आप मुझे काम भी इतने कठिन देती हैं, थोड़े सरल दिया करें ताकि मैं इनको कर भी सकूं। मुस्कुराकर हीरा कहने लगी, इस बार तुम काम बड़ा ही सरल है। वैसे भी अभी रमेश लाला घर नहीं आए, शायद वो अभी तक ऑफिस में बिजी हों। तुम जाओ और इनके कमरे से लैपटॉप लेकर आओ। इसके बाद मैं तुम्हें मान जाऊंगी कि तुम भी मेरी तरह ही समझदार हो, तो फिर बिल्कुल नहीं हो। वह एक बार फिर इसकी बातों में आ चुकी थी, लेकिन इस बार वह पकड़ी जा चुकी थी। एक बार फिर वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाई थी। इस वक्त इसका सर रमेश की थाई पर था और रमेश इसका मुंह दबोचे हुए इससे पूछ रहा था कि बताओ क्या लेने आई थी मेरा लैपटॉप, क्या चाहती हो तुम? और हर बार तुम्हारी वजह से मेरे काम खराब होते हैं। मुझे लगता है कि तुम दुनिया में आई ही मेरा सुख चैन बर्बाद करने के लिए हो। शान से रोने लगी थी। रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे क्षमा कर दें, सॉरी, मैं आइंदा आपका लैपटॉप नहीं उठाऊंगी। मैं तो बस इसे देखने ही आई थी। लेकिन वो गुस्से से इसे अपने बेड से उठा चुका था। कहने लगा कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। एक बार फिर इसने इसका हाथ पकड़ा था और इसे बाजू से खींचकर पूजा चाची के पास लेकर गया था। पूजा जी तो गहरी नींद से सो रही थी। जब दरवाजे पर रमेश और शांति को देखा तो एक बार फिर घबरा गई। कहने लगी, क्या हुआ है? वो कहने लगा, समझाएं अपनी बेटी को, मैंने मना कर रखा है ना मेरे कमरे में ना आया करे। कि मेरा लैपटॉप चोरी करने के लिए आई थी। पूछे अब इससे, कहीं किसी लड़की से उधार तो नहीं ले रखा इसने अपनी फजूल की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए? मेरा लैपटॉप बेचकर इसने पैसे पूरे करने होंगे। शांति की भी सब्र की अब शायद सीमा पार हो चुकी थी, तो वहीं खड़ी हुई रोकर कहने लगी,
बस कर दें आप। इस घर में जितने भी लोग हैं सभी मुझे बुरा समझते हैं। एक वो हीरा भी वही है जो मुझे चैलेंज देती रहती है कि ये करो वो करो वरना मैं तुम्हें डफर समझूंगी, तुम्हें पागल समझूंगी, तुम मूर्ख हो। मैं हमेशा इन्हें कहती हूँ मैं डफर नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं इनकी शर्तें मान कर अपने माथे से दाग धोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार ही मैं इसमें असफल हो जाती हूँ। अभी भी इन्होंने कहा था कि मैं आपका लैपटॉप लेकर आऊँ, लेकिन आप एक बार फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। माताजी हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें नहीं इन लोगों के टुकड़ों पर पलना। इनको जब देखो बस बातें सुनाते रहते हैं। सारे लोग गंदे हैं यहाँ के। हम कहीं भी रह लेंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। पूजा जी को भी शायद अब एहसास हो चुका था। वो तो अपनी बेटी के लिए यहाँ पर रह रही थी, लेकिन आज जब रमेश को अपनी बेटी को यूँ पूरी तरह से डांटते हुए देखा तो इनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वो कहने लगी, रमेश बेटा, इस घर में मुझे तुम ही एक समझदार लगते थे और मुझे लगता था कि शायद मैं अगर इस दुनिया से चली भी गई तो मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। बाकी सभी तो हम दोनों माँ बेटियों को बस एक बोझ समझते हैं। तुम समझदार हो गए, मगर कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ काफ़ी बदल चुका है। खैर से कौन सा तुम मेरी सगी संतान थे, तुम भी तो बाकियों की तरह ही माँ बाप बेटियों के साथ सलूक करोगे। रमेश को जितना भी गुस्सा आया हुआ था, लेकिन पूजा चच्ची की बातें सुनकर इसके दिल को कुछ हुआ था। वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा सा होने लगा। इसे इस लड़की के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। ये सोचे समझे बगैर कि पूजा चच्ची के दिल पर क्या गुजरेगी, वो तो बस इसका भला ही चाहता था। इस वक्त तो वो कुछ ना बोला, सीधा अपने कमरे में गया। लेकिन ये देखकर इसे धचका लगा था कि इसका लैपटॉप बेड पर मौजूद नहीं था। कहाँ गया था इसका लैपटॉप? शांसे के पास भी नहीं था। वो वहाँ से जैसे ही बाहर निकला तो इसे फिर हीरा के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो कमरे में आया तो इसका लैपटॉप पर मुसलसल कुछ चेक कर रही थी। इसने लैपटॉप लेकर स्क्रीन पर देखा तो सामने एक वीडियो चल रही थी, जिसे वो डिलीट कर नहीं पाई थी। इसका हुलिया भी रमेश ने देख लिया था। वो नशे में धुत जिस तरह से नाच रही थी, देख कर ही रमेश का खून खौल चुका था। कुछ से पहले ये बात घर में चली थी कि रमेश और हीरा का विवाह कर देंगे। जैसे हीरा की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो वो दोनों का विवाह कर देंगे। इससे रमेश को भी कोई ख़ास समस्या नहीं थी, क्योंकि इसका दिल में लड़की ज़ात के लिए कोई ख़ास प्रेम मौजूद नहीं था। बस परिवार वालों के फैसले पर ही वो राज़ी था। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इसका पारा हाई हो चुका था। इसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ हीरा के मुंह पर मारा था। फिर जब चीखो पुकार हुई तो बाकी घर के लोग भी उठकर वहीं पर आ चुके थे। कहने लगे, क्या हुआ है, तुमने हीरा को थप्पड़ क्यों मारा है? रोते हुए हीरा अपने माताजी के सीने से लग चुकी थी। रमेश ने सबके सामने सब कुछ बताया। शान से तो नहीं आई थी, लेकिन पूजा चीज जरूर उठकर आ चुकी थी। सब जब अपनी आंखों से ये वीडियो सबने देखी तो रमेश भी कहने लगा कि शान से पर भी उल्टे सीधे इल्जामात लगाकर आगे करने में ये हीरा ही थी। शान से तो मासूम है और हम सब इस मासूम लड़की पर इसकी वजह से अब तक गुस्सा करते आए हैं। रमेश ने तो फौरन अपने असर और शौक को इस्तेमाल करते हुए इस लड़के को पकड़वा लिया था और इससे वीडियोस डिलीट करवा कर जेल में बंद करवा दिया था। लेकिन इस दिन के बाद से हीरा सबकी नज़रों में गिर चुकी थी। पूजा जी 2 दिन बाद किराए पर मकान देखकर अपना सामान पैक करके अपनी बेटी के साथ घर से जाने लगी। एक बैग में ही दोनों माँ बेटी के कपड़े आ चुके थे। वो घर के लॉन्च में आई तो नवीन साहब और बाकी मर्द इनकी तरफ देखने लगे। आज तक तो पूजा जी अपने मैके नहीं गई थी। कहने लगे, ये बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? पूजा जी कहने लगी, हम लोग ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। आप लोगों ने हमारे लिए जो कुछ किया बहुत किया, लेकिन अब हम दोनों अपना गुजारा कहीं और कर लेंगे। और सब तो चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। जब रमेश ने देखा तो फौरन आकर चच्ची के हाथ से बैग ले लिया। कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप चच्ची? ये घर जितना हमारा है इतना आपका भी है। ये मत भूलिएगा, आपका पति बेशक यहाँ से जा चुका है, लेकिन इस घर में आपका भी बराबर का भाग्य है। आप यहीं पर रहें। इन ज़मीनों में कारोबार में आपको भी इतना ही हिस्सा मिलेगा जितने मेरे पिताजी लेते हैं। घर के बाकी मर्दों के चेहरे थोड़े बिगड़े थे, लेकिन रमेश ने इंतहाई साफ अल्फाज में बात की थी। परिवार का कोई फर्द इस पर कुछ बोल ही ना सका। हाँ, अलबत्ता शान से ज़रूर बोली थी और पहली बार ही बोली थी। कहने लगी, नहीं, हमें नहीं रहना। जिसको देखो मुझे डांटता रहता है। मैं अब यहाँ पर रहकर मजीद अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती। रमेश ने इसके मुंह से सुना तो इसके पास जाकर खड़ा हो गया। डर कर इसने 2 कदम पीछे हटाए थे। वो सहम चुकी थी, लेकिन रमेश कहने लगा, कौन सा आदर, कैसी इज्जत, कौन सी इंसल्ट हो रही है तुम्हारी? जमीन से ठीक से अभी तक उगी नहीं हो तुम। 2 कदम उठाओ तो लड़खड़ा कर इधर उधर गिरी पड़ी होती हो। बढ़िया इज्जत वाली। अबे सामान इधर ले आई हो तो सामने रूम में जाकर रख दो। आइंदा के बाद तुम लोग इधर खस्ता हाल हिस्से में नहीं रहोगे, बल्कि इसी पक्के घर में रहोगी। 5 कमरे ऐसे ही बंद पड़े रहते हैं। आप दोनों माँ बेटी यहीं पर रहेंगी।
घर में रमेश की ही चलती थी। रमेश के इस फैसले पर कोई कुछ नहीं बोला था और शांति और पूजा जी वहीं एक अच्छे कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी। कुछ रोज तक तो हीरा के साथ सबका रवैया बुरा ही रहा, लेकिन वो हमेशा की तरह मगरमच्छ के आंसू बहाकर सबके सामने एक बार फिर मासूम बन चुकी थी। लेकिन इस वाक़ये के बाद रमेश का रवैया शांति के साथ खासा बदल चुका था। वह बात-बात पर उसे डाँटता नहीं था। वह अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही थी, जिसे वो डाँटता और वो सह लेती। वो भी अब युवती बन चुकी थी। रमेश ने शायद पहली बार इसे अलग नज़रों से देखा था। जवान, चंचल और बेहद सुंदर थी वो। 18 साल की हो चुकी थी। इससे पहले जब भी हिराकी या इसके छोटे बहन भाइयों की बर्थडे आई थी, तो वो मनाई गई थी। इस बार शांति की दोस्तें कह रही थी कि तुम्हारी कज़न की बर्थडे पर तो वो अपने फ्रेंड्स को बुलाती है, लेकिन तुम तो हमें क्यों नहीं बुलाती? हम भी तुम्हारा जन्मदिन एंजॉय करना चाहती हैं। अपनी सहेलियों से ये सुनकर पहली बार शांति के दिल में भी ये इच्छा जागी थी कि वो भी अपनी 18वीं सालगिरह मनाए। इसने घर आकर अपनी माता जी का दुपट्टा ही पकड़ लिया था कि अम्मा प्लीज़ मुझे भी बर्थडे मनानी है। लेकिन पूजा जी मुसलसल इसे मना कर रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस अदा करवाई है। अभी मौसम बदल रहा है तो फिर तुम्हारे कपड़े और फालतू की चीज़ें भी लेनी होंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं केक लाऊं और फिर यहाँ पर तुम्हारी सहेलियों की दावतें करती फिरूं। वो कहने लगी, हीरा की भी तो बर्थडे होती है। पूजा जी कहने लगी, इसके पिताजी हैं, वो सर पर मौजूद हैं, जो इस पर खर्चे करते हैं, और तुम्हारा पिता शादी करके वहाँ बाहर बैठ चुका है और अपनी अंग्रेजी बच्चों पर ही पैसा लुटाता है। अब चुप कर जाओ, मुझे कोई बात नहीं सुननी। अपनी माता जी से ना सुनकर वो पहले तो कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन फिर सबसे पहले से रमेश का ही ख्याल आया था। इन दिनों तो वो इस पर काफ़ी नरमी बरत रहा था, किसी को इसके बारे में बुरी बात भी नहीं करने दे रहा था। वो कुछ सोचते हुए सीधा इसके कमरे की तरफ चल पड़ी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। सभी अपने अपने कमरों में भोजन खाकर जा चुके थे। जब इसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई आवाज़ ना आई, तो वो धीरे से दरवाज़ा सरकाकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही अंदर कदम रखा तो रमेश सामने हेडफोन लगाए लैपटॉप पर ही शायद किसी ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त था। शांसे को देखकर इसने अपनी पलकों से ही इशारा किया तो शांसे से इशारे से ही समझने लगी कि वो ज़रूरी बात करना चाहती है। इसने सोफे की तरफ इशारा किया था। कोई 10 मिनट तक वो वहाँ पर बैठकर अपनी उंगलियां चटखाती रही। जब मीटिंग खत्म हुई तो इसने पलटकर इसकी जानिब देखा। कहने लगा, बोलो क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है? वो उठकर इसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर उंगलियां चटकाते हुए कहने लगी कि वो मुझे आपको पता है वर्षों से 18 साल की हो जाऊंगी। ये सुनकर रमेश ने इसे सर से पांव तक देखा था। काफ़ी भरे भरे जिस्म की मालिक थी। होने तो 18 की वाली थी, लेकिन रमेश फौरन ही नज़रें बदल कर कहने लगा, हाँ जानता हूँ तुम 18 की होने वाली हो, और खैर से तुम ये मुझे बताने के लिए क्यों आई हो? वो सर खुजाते हुए कहने लगी कि वो मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। मैं अपने दोस्तों को घर पर बुलाना चाहती हूँ और एक पार्टी करना चाहती हूँ। प्लीज़ हिटलर लाला, नहीं मेरा मतलब है कि प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए लाला। रमेश इसे घूर कर देखा था। इसके मुंह से हिटलर लफ्ज़ सुनकर इसे गुस्सा ज़रूर आया था। कहने लगा, हाँ हिटलर हूँ ना मैं, हिटलर लाला कहती हो ना तुम मुझे। मुझे लगा था तुम सुधर गई हो। अब तुम्हारे साथ नरमी का रवैया रखना चाहिए, लेकिन तुमने अभी भी मेरा नाम हिटलर डाल रखा है। कोई संस्कार नहीं है। मैं तुमसे कितने साल बड़ा हूँ? कोई पार्टी नहीं होगी इस घर में। वो रुहासी सी होकर कहने लगी, हीरा दीदी की भी तो होती है, इन्हें तो कोई भी मना नहीं करता। रमेश ये चाहता था कि इसकी 18वीं सालगिरह पर वो इसे सरप्राइज पार्टी दे और इसकी सहेलियों को भी गुप्त तौर पर बुला लेगा और इसे ही सरप्राइज देगा। बस इसीलिए वो उसे डांट कर भगाना चाहता था, लेकिन शान से तो जिद पर ही अड़ चुकी थी, क्योंकि इसने अपनी सहेलियों से प्रॉमिस किया था कि वह ज़रूर इस बार इन्हें अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाएगी। शांता ने कुछ सोचते हुए झट से रमेश का लैपटॉप उठा लिया था। कहने लगी, आपको अपना लैपटॉप बहुत प्यारा है ना? बस अब मेरी बर्थडे पार्टी करवाएंगे तो करवाएंगे, वरना मैं आपका लैपटॉप खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। रमेश जैसे ही इसे पकड़ने के लिए उठा तो उसका पाँव स्लिप हुआ था। दोनों ही बेड पर गिर चुके थे। धड़म की आवाज़ बाहर से गुजरते हुए नवीन साहब ने भी सुनी थी। इन्होंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। सामने दोनों को बेड पर एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता देखकर इनका चेहरा सुर्ख लाल हुआ था। फौरन से इन्होंने चिल्लाकर सबको बुला लिया था। सभी इन दोनों को इस सुलिये में देख चुके थे। खुद को कंफर्टर से निकालकर शान से खड़ी तो हो चुकी थी। रमेश इसे घूर कर जा रहा था। नवीन साहब कहने लगे, इस दिन मेरी बेटी की इज्जत तो खूब उछाली गई ना, और अब ये सब कुछ क्या है? रमेश बेटे चुप क्यों हूँ, बताओ जल्दी। ये लड़की इस वक्त तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? ये तो मैं भी देख रहा था कि बड़े दिनों से तुम्हारी कृपा इस लड़की पर बढ़ रही है, तो ये खिचड़ी पक रही थी तुम दोनों के बीच।
शांति के तो गुमान में भी नहीं था कि चचा बात किस बारे में कर रहे हैं। रमेश कहने लगा, चचा जान प्लीज़ कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लड़की बस अपना मूर्खता की वजह से स्लिप होकर मुझ पर गिर गई थी। वो कहने लगे, हाँ हाँ वो तो दुख ही रहा था, किस अंदाज में गिरी हुई थी वो। तो गुस्से से कमरे से बाहर आ चुके थे। शालिनी जी और बाकी औरतें भी ये मंजर देख रही थी और हीरा तो ये देखकर सुर्खपाही हो चुकी थी। बहरहाल नवीन साहब ने अब यही किया था। जो मंजर मैं देख चुका हूँ ना, मुझे तो लगता है कि लड़की पहले भी रमेश के कमरे में जाती रही है। खैर मैं मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अब रमेश और शांति का ही विवाह होगा। नवीन साहब ने ये बात जानबूझकर कही थी क्योंकि जानते थे कि रमेश शांति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन जिस तरह से इसने हीरा के साथ किया था, वो जानते हुए भी कि गलतियां इनकी बेटी की थी, लेकिन वो फिर भी बस अब यही चाहते थे कि वो रमेश और शांति का विवाह कर दें। सारी जिंदगी जब ये नासमझ लड़की रमेश के गले का हार बनकर लटकती रहेगी तो ही इनके दिल को सुकून आएगा। कम अज कम वो अब फिर रमेश से हीरा की शादी तो बिल्कुल नहीं करवाने वाले थे। ये सुनकर रमेश की आंखें फैली थी। कहने लगा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चचा जान? शान से तो अपनी माँ के पीछे जाकर छुप चुकी थी। पूजा जी तो इसे कमरे में ले जाकर एक थप्पड़ भी जड़ चुकी थी कि इस वक्त तुम्हारा इसके कमरे में क्या काम था? जब मैंने एक दफ़ा मना कर दिया था कि कोई पार्टी नहीं होगी तो तुम क्यों गई इसके कमरे में? ये भी भूल जाती हो कि तुम एक लड़की हो, तभी समयुक्त परिवार में रहने के खिलाफ हैं। ये मुआशरा क्योंकि एक घर में बचपन तो गुजर जाता है, लेकिन जब बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो ऐसे 100 मसले मसाइल उठते हैं जिसमें मुंश बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहराया जाता है। नवीन साहब ने तो यही आदेश जारी कर दिया था कि या तो ये लड़की तुम्हारी पत्नी बनेगी या फिर दोनों माँ बेटी को इस घर से भेजा जाएगा। ये यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। घर का माहौल बाकी बच्चों पर भी असरअंदाज होगा। रमेश ने मुट्ठियाँ बेचकर कह दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये फैसला तो ठीक है, मैं शांति से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इस रोज़ शांति 18 साल की हो चुकी थी। आज इसका जन्मदिन था और उसकी सारी सहेलियाँ इसके घर में आई थी, लेकिन इसकी बर्थडे पार्टी के लिए नहीं बल्कि इसके विवाह में शामिल होने के लिए। वो तो बस फूट फूट कर रोए जा रही थी। कहाँ हिटलर लाला जैसे वो कभी लाला कहकर बुलाया करती थी, अब इसके पति बनने वाला था। वो उसे देखकर ही लाहौल पढ़ा करती थी, मगर अब एक कमरे में ही एक ही बिस्तर पर इसके साथ रहना सोचकर इसे झुरझुरी सी आ रही थी। रमेश बिल्कुल स्पॉट था। दोनों का विवाह हो चुका था और शांति को रमेश के कमरे में बिठा दिया गया था। वो डरते हुए ही बेड पर बैठी थी जब रमेश कमरे में दाखिल हुआ। एक नज़र इस लड़की पर डाली जो अभी भी बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। रमेश को पहले इस पर शदीद गुस्सा आया था। इसके पास आया और कहने लगा, बंद करो ये रोना धोना। तुम्हारा रोना मैं पिछले कितने घंटों से सुनता आ रहा हूँ। यही चाहती थी तुम कि मुझसे शादी कर लो। तुम्हें मैंने मना किया था मेरे कमरे में मत आया करो। हो गई अब तुम्हारी पार्टी, मिल गया तुम्हें सरप्राइज। तुम जैसी बचकाना हरकतें करने वाली लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। और देखो मेरा सौभाग्य, तुम बेवकूफ़ी मेरे गले पड़ गई। क्या बनेगा मेरा? सारी जिंदगी नहीं झेलना पड़ेगा मुझे। शान से मुंह झुकाकर पहले तो इसकी बात नहीं सुनती रही, लेकिन फिर जब अपने लिए इस तरह की बातें सुनी तो फौरन बेड पर उछल कर खड़ी हो चुकी थी। कहने लगी, बस बस, ज़्यादा बातें मत सुनाए मुझे। मेरी कोई आपके साथ लव मैरिज नहीं हुई। मैं भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, समझे आप? जिस तरह मैं आपको जहर लगती हूँ वैसे आप भी मुझे जहर ही लगते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ इस कमरे में। चाह रही हूँ मैं यहाँ से, मैं अपनी माता जी के पास रहूँगी। आपके पास तो मेरा दम ही घुट जाएगा। मैं जो ही बेड से उछल कर उतरी और कमरे से बाहर जाने लगी, इससे पहले ही रमेश इसे बाजू से पकड़ चुका था। इस लड़की को कैसे काबू करना है वो जान चुका था। बाजू से खींचकर अपने सामने करके कहने लगा, खबरदार जो तुमने कभी इस कमरे से बाहर कदम निकाला तो आज के बाद तुम यहीं रहोगे, और खबरदार जो इस कमरे की बात तुमने कमरे से बाहर जाने दी तो वरना सांस खींच लूंगा तुम्हारी। आज तो हमारी सुहाग रात है ना, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी तो देना है। चलो अब रवायती दुल्हन बनकर बेड पर बैठो। शांसे ने जब एकदम से इसका बदलता हुआ रवैया देखा तो इसे तो जैसा सांप सूंघ चुका था। वो इसे बाजू से पकड़कर बेड पर बिठा चुका था। फिर बड़े प्यार से अपनी माता जी के दिए हुए सोने के कंगन इसके हाथों में पहनाए थे। जानबूझकर इसके साथ इंतहाई सरशारी से बात करते हुए इसके करीब होकर बैठा। फिर इसके चेहरे पर आई लटों को कान के पीछे उड़सते हुए अपना हाथ इसकी गर्दन पर फेरते हुए कहने लगा, शान से, इस रोज जब तुम मेरे कंफर्टर में छुपकर लेटी थी तो तुमने क्या देखा था? बताओ। शान से थोड़ी गड़बड़ाई थी। इस रोज का मंजर इसकी आंखों के सामने आया था। शर्म से इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। कहने लगी, नहीं कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा था। और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मेरा सब कुछ देख चुकी हो। चलो बताओ क्या क्या देखा था तुमने?
अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। शांति का तो चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो रहा था। वो कहने लगी, प्लीज मुझसे ऐसी गंदी गंदी बातें ना करें, दूर हटे। शर्म नहीं आती आपको लाला? इसके मुंह से लाला सुनकर वह एक हल्का सा थप्पड़ इसके गाल पर मार चुका था। कहने लगा, शट अप, पति हूँ तुम्हारा। ये लाला लाला क्या कर रही हो? अब कोई गंदी बात नहीं है। चलो बताओ, तुमने मेरा क्या देखा था? मैं उसके मजीद करीब हुआ था, लेकिन शांति की हालत तो ऐसे हो चुकी थी कि अभी वो जमीन में धंस जाए। इससे पहले कि रमेश से कुछ कहा था, मारे खौफ और रमेश के डर कि वो वहीं इसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। ऐसे यूं बेहोश से बेगाना देखकर रमेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हंसकर कहने लगा, मूर्ख कहीं की, ये तो हिम्मत है इसकी। पता नहीं सारी जिंदगी में इस पागल के साथ कैसे गुजारूंगा। इतने में ही बेहोश होकर गिर गई। अभी तो इसने मुझे सहना भी है। इसे वहीं पर बेड पर लिटा चुका था और खुद भी इसके करीब ही लेट गया। इसके वजूद से उठती महक और फिर इसके हसीन सरापे को देखकर रमेश को कुछ होने लगा था, लेकिन वो यूं इसे सोता देखकर इसके साथ कुछ करना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर वो दूसरी जानिब करवट बदल कर सो गया। अगली सुबह जब रमेश की आंख खुली तो उसे अपने वजूद पर बोझ महसूस हुआ था। शांत से मुकम्मल तौर पर इस पर लेटी सो रही थी। रमेश ने इसे अपने इतने करीब देखा तो इसे धचका सा लगा था। एकदम से इसके सोए अरमान जागे थे। बेसाख्ता इसने अपना हाथ इसकी कमर पर रख दिया। इससे पहले कि वो कोई और सीमा पार करता, शांत से वो कुछ होने का एहसास हुआ और हड़बड़ाकर वो उठ बैठी। खुद को रमेश के इस कदर करीब देखकर वो तो बेड से ही उछलकर खड़ी हुई थी। कहने लगी, क्या क्या आपने मेरे साथ क्या किया आपने मेरे साथ? हाँ, कहीं आपने मेरी इज्जत पर हाथ तो नहीं डाल दिया? वो दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर बोली तो रमेश इसे मायने खैस नजरों से देखकर कहने लगा, हाँ, बहुत कुछ कर लिया तुम्हारे साथ मैंने। वो सब कुछ जो कि एक लड़का और लड़की बंद कमरे में करता है। तुम्हें तो होश नहीं थी। मैंने तो पूरी रात बड़े मजे से गुजारी है। वो तो ऐसे ये कहकर छेड़कर जा चुका था, लेकिन शांति को लगा जैसे इसने जो भी कहा है वो सच है। वो इसे सच समझने लगी थी, जैसे रमेश ने इससे अपना अधिकार वसूल कर लिया और एक बार फिर वो सर पकड़ कर बैठ चुकी थी कि मैंने तो सोचा था कि इस हिटलर से दूर रहूंगी, इसे अपने करीब नहीं आने दूंगी, और ये तो पहली रात ही मेरे साथ सब कुछ कर गया। दोनों जब कमरे से बाहर निकले थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रमेश और शांति को मुस्कुराता देखकर पूजा चच्ची के दिल में तो एक सुकून सा उतरा था, लेकिन बाकी घर के लोगों के चेहरे पर ज़रूर बिगड़ चुके थे, क्योंकि इन्हें इस मुस्कुराहट की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद रमेश तो ऑफिस जा चुका था, लेकिन कल रात से भूखी शांति ने कल रात की बची हुई बिरयानी की 2 प्लेटें भर के खा ली थी। पूजा जी कहने लगी, बेटा कुछ मनुष्यों की तरह खाओ। तुम्हारी चच्ची अब तुम्हारी सास भी हैं। थोड़ा बहुत अब तुम्हें लिहाज और रख रखाव भी देखना होगा। लेकिन वो तो हाथ से बिरयानी की प्लेट से आखिरी बोटी भी खाते हुए कहने लगी, माता जी, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया। अब मैं कुछ सुकून में हूँ तो पेट भरकर खाने तो दें। बिरयानी खाकर इसने साथ ही कोल्ड ड्रिंक की भी बोतल गटक ली थी, जिसके बाद इसे अच्छी खासी बदहज़मी हो चुकी थी। पेट में दर्द की इस कदर शदीद लहर उठी कि वह दर्द से दौड़ी होने लगी। शाम हो चुकी थी और दर्द से हाय हाय करती हुई लाउंज में गिरी थी। घर की औरतें इसके सर पर खड़ी थी कि क्या हो गया तुम्हें? जैसे ही रमेश अंदर आया तो शान से कहने लगी, मुझे लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलें। लगता है मेरे बच्चे बिरयानी की 2 प्लेटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है, तभी मुझे इतना दर्द हो रहा है। रमेश तो इसकी बात सुनकर नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। हीरा ने जब ये सुना तो तंज़ी अंदाज में कहने लगी, फॉर गॉड्स सेक शान से, तुम्हारी शादी को भी 24 घंटे भी नहीं हुए, इतनी जल्दी कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? फिर खुद ही तंज करके कहने लगी, खैर तुम लोगों का क्या भरोसा, क्या खबर कि शादी से पहले ही इसकी इस बात पर समन जी इस पर चढ़ दौड़ी थी। इसे अच्छी खासी बातें सुनाई थी कि ये बात क्या बात की है, दफा हो जाओ तुम अपने कमरे में, तुम्हारे पिताजी ने सुन लिया तो तुम्हारी जान ले लेंगे वो। हीरा पैर पटकती वहां से जा चुकी थी और रमेश के आगे बढ़कर इसे सीधा डॉक्टर के पास लेकर आया था। डॉक्टर के पास जाकर भी इसने यही कहा था कि मुझे लगता है मैं और मेरे बच्चे को बिरयानी हजम नहीं हो रही है, प्लीज़ आप देख लें। डॉक्टर ने जब इसका चेकअप किया तो कहने लगा, आपके पेट में तो कोई बच्चा ही है ही नहीं, ये तो मामूली सी बदहज़मी है जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो रही है। रमेश इसकी इस हरकत की वजह से जी भरकर शर्मिंदा हो चुका था। डॉक्टर ने इसे वहीं पर दवा दी थी, जिसके बाद शांति की तबीयत ठीक हो चुकी थी। जैसे ही तबीयत ठीक हुई तो वो इसे बाजू से पकड़कर गाड़ी तक लाया था। गाड़ी में बिठाकर कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? घर में भी ये ड्रामा लगा रही हो, बाहर डॉक्टर के सामने भी। बहुत शौक है ना तुम्हें प्रेग्नेंट होने का? चलो घर आज मैं तुम्हें करता हूँ प्रेग्नेंट। शांति तो हैरान रह चुकी थी। रात को जब घर आई तो वो सीधा से अपने कमरे में ही ले गया था। शर्ट उतार कर इसके सामने आया तो शांति डर से कांपने लगी। कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं होना प्रेग्नेंट, प्लीज़ मेरे करीब ना आना। खुद को देखें, मुझ मासूम को देखें।
लेकिन वो इसे बाहों में भर चुका था। रमेश को वो डरती कांपती लड़की अच्छी लग रही थी। वो चाहता तो सिर्फ इसे डराना ही था, लेकिन अब जज्बात बेकाबू हो चुके थे। इसे बाहों में भर कर इसके वजूद पर प्रेम लुटाने लगा। इसके कान के करीब कहने लगा, तुम बहुत सुंदर हो शांस है, मैं आज तुम्हारे वजूद पर सराहत हासिल करना चाहता हूँ। कुछ इस अंदाज में बोला था कि शांसे भी बेबसी ही हो चुकी थी। बड़े प्यार से इसने अपना अधिकार वसूल किया था। शांसे को जरा भी कलविश नहीं होने दी थी। अगली सुबह जब शांसे उठी तो शर्माई शर्माई सी थी। चेहरे पर हया की लाली और एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। ना जाने वो कौन सा लम्हा था जब शांसे के दिल में रमेश के लिए प्रेम आ चुका था, और वही रमेश भी पहली बार इसके वजूद पर अपनी छाप छोड़ने के बाद जैसे इसके बेहद करीब हो चुका था। शायद पति पत्नी का ये पवित्र रिश्ता होता ही ऐसा है। फिर रमेश का रवैया खुद ब खुद इसके साथ बदलने लगा था। वहीं शान से जो हर वक्त कोई ना कोई मूर्खता करती रहती थी और दूसरों की बातों में आकर बेचा सिद्ध लगाकर अपने लिए मुसीबतें खड़ी करती थी, धीरे धीरे अब वो भी सुधरने लगी थी। रमेश ने इसे साफ कहा था कि तुम्हें कोई जो भी कहे तुम आकर मुझे बताओगी और मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। धीरे धीरे से ये बात फिर इसके सामने आ चुकी थी कि अभी तक शांति को बिगाड़ने में हीरा का ही हाथ था। वही इसे जानबूझकर टेस्ट दिलाती थी और वह हीरा की बातों में आकर ये सब कुछ करती रहती थी। जैसे जैसे दोनों का रिश्ता मजबूत हुआ तो दोनों एक दूसरे के मज़ीद करीब हो चुके थे। विवाह के 2 माह बाद शान से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। पूजा जी को भी इस घर में अब वही आदर और सत्कार मिलने लगा था जो बाकी 2 बहुओं को मिलता था, और ये सब कुछ रमेश की बदौलत हुआ था। शानसे ने कभी जो कहा था कि रमेश को भगवान जुड़वा बच्चे दे जिसकी नाक में दम करके रखे, वो प्रार्थना शायद कबूल हो चुकी थी। इसने तो जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद घर की रौनक दोबाला हो गई थी। और शानसे तो कानों को हाथ लगाकर रमेश को कह चुकी थी, बस 2 बच्चे पैदा कर दिए यही बहुत है। अब मुझे मज़ीद बच्चे पैदा नहीं करने और ना ही आप मुझसे मज़ीद की डिमांड करेंगे। रमेश इसकी बात पर हंसकर रह जाता। कहने लगा, नहीं मैं तो पूरी क्रिकेट टीम बनाने का सोच रहा था, ये 2 तो कुछ भी नहीं है। और वह इसके सीने पर मुक्के मारकर चिढ़कर रह जाती।